के हमारे जिलाध्यक्ष नवाब सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी, समाजवादी पार्टी के नेता शिवराम कुशवाहा जी, माधवगढ़ के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप जी, कालपी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद चतुर्वेदी जी, उरई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जी, दीपराज गुर्जर जी, महेंद्र कठेरिया, आनंद यादव जी, अजहर बेग साहब, सौरभ खां जी, धीरेन्द्र यादव जी, अनिल वैद जी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता शैलेंद्र यादव, नारायण दास अहिरवार, केशवेंद्र सिंह हरिओम उपाध्यक्ष और पार्टी के नेता अतुल प्रधान जी और बड़ी संख्या में हमें अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं, सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। सुहेल देव पार्टी का भी समर्थन है और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको साथ ला करके एक ताकत बनाने का काम किया है और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए, उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे, अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं। हमीरपुर, महोबा और झांसी जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 समर्थन है। और अगर आज हम देखें बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में चुनाव तीसरे चरण, चौथे चरण में नहीं हुआ, शायद किसी दल ने नहीं किया होगा जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं, मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं।
बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड की ही वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है, गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है? और हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया, न जाने कहां ले गए रुपया। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव शुरू होते ही
डोर टू डोर, अरे अभी मत नारे लगाओ, ये अभी मत लगाओ, ये वाले मत लगाओ, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। याद कीजिए, याद कीजिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हुआ है उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे हमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घरों में जा रहे थे, और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के, अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। बताओ, जब सिलेंडर दिया था आप लोगों को तब गैस की कीमत क्या थी और आज क्या है? जब डीजल बिक रहा था पहले, आज क्या है? पेट्रोल क्या था, क्या है? ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके भाषण सुने आपने? अगर कोई महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्ना जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने। बताओ, बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा? और जिस समय बीमारी आई थी, हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे। न ये सरकार दवाई दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई, और न सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं दिला पाए गए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पर इलाज मिल जाता, समय पर दवाई मिल जाती, तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन इस सरकार ने किसी भी गरीब की मदद नहीं की। और आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कई लोग न जाने कितने दिन चले, चल चल करके अपने घर पहुंचे थे। यही झांसी का बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने उस बॉर्डर को तोड़ करके निकलने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो पैदल पैदल घर पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना आगे पहुंचे। और याद करिए वो घटना जिस समय एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी पैदल, और ललितपुर के बेटी हुई। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। 3 घंटे वो इंतजार की, और उसके बाद मजबूरी में फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। अगर उस समय किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी और मैंने खुद उस परिवार को 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया था। और जितने भी मजदूरों की जान गई उस समय, समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद कर करके 90 परिवारों को पार्टी से मदद की थी, 1-1 लाख रुपया। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग, ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम, ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी।
और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां। बताओ नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी? और अभी झांसी में आए थे, ये हमारे साथियों अखबार में पढ़ा होगा, कह रहे हैं हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं किस धुएं के उसमें थे कि बोले कि 1 करोड़ दे दिया हम लोगों ने स्मार्टफोन। एक करोड़ स्मार्टफोन कहां मिल गया? बताओ माधवगढ़ के नौजवानों, किसको मिल गया आपको? न लैपटॉप दिया, न टैबलेट दी और न स्मार्टफोन दिया। और वो देते भी क्यों आपको? बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। ये जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे थे, ये भारत डिजिटल नहीं बन पाया, हमारा देश डिजिटल नहीं बन पाया। ये नौजवान जानते होंगे, हमारा देश नहीं डिजिटल बन पाया, लेकिन व्यापार करने वाले अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां समझ गई कि कारोबार कैसे किया जाता है। हमारा देश नहीं बढ़ा, बीजेपी के लोगों ने हमारे अपने देश को नहीं बढ़ाया, बड़ा बड़ा कारोबार और लोगों को दे दिया। और वो कारोबार इस हद तक कर रहे हैं कि आज अगर जानकारी करोगे मोबाइल के माध्यम से, जो सामान लेना चाहो वो मिल जाएगा। और साथ में कंडे भी बेच रहे हैं। सोचो आप, अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है और हमारे नौजवान सड़कों पर बिना डिग्री अच्छी लेकर के ऐसे ही भटक रहे हैं। सोचिए आप, ये बीजेपी के लोग ले कहां जा रहे हैं? इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता, इनसे बढ़िया झूठ कोई नहीं बोल सकता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? फेंकू नहीं, झूठे हैं। इनके बड़े नेता कैसा कैसा झूठ बोल रहे हैं, सोचो। और याद कीजिए किसान भाइयों, मैं संकल्प लेना शुरू किया था, अन्न संकल्प ले रहा था मैंने अन्न संकल्प लिया और मैंने बहुत सारे लोगों को अन्न संकल्प भी दिलवाया। मैंने कहा कि किसानों के सम्मान में, किसानों की मदद के लिए हम ये लगातार अन्न संकल्प ले रहे हैं। और इसलिए अन्न संकल्प ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम चाहते हैं हमारे किसान और गरीब भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं भी, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए। लेकिन बुंदेलखंड, यहां पर जो समस्याएं हैं पलायन की है, यहां तमाम लोगों को नौकरी रोजगार नहीं है, बाहर जाना पड़ रहा है। यहां पर पानी का इंतजाम सही हो, पानी के साथ साथ अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, हम सब लोग तय कर करके आए हैं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। आप बताइए, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और बाबा जी ने कितनी महंगी कर दी बिजली। और किसान भाइयों,
सिंचाई के लिए जो बिजली इस्तेमाल करोगे, सिंचाई के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, सिंचाई भी माफ होगी आपकी। हमारे किसानों के लिए कोई लोन लेगा तो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा किसानों को अगर वो किसान लोन लेते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने 500 रुपया महिलाओं को दिया था, पेंशन दिया था, और पेंशन 500 रुपए दे रहे थे। लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है, महंगाई बढ़ी है, इसलिए 500 रुपए पेंशन नहीं, 3 गुना कर करके 1500 रुपया और साल का 18,000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं अपनी बहनों को कह के जा रहा हूं, आगे पढ़िए, पढ़ाई करिए, और कन्या विद्याधन भी उन्हें 36,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे जो गरीब किसान हैं, जो हमारे किसान हैं जिन्हें खाद नहीं मिल पाई, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया उनको देने का काम समाजवादी सरकार में फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और न केवल ये चीजें, इसके साथ साथ नौजवानों के लिए तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से कोई भी फौज में भर्ती नहीं हुई है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी और पुलिस की नौकरी का भी इंतजाम समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। साथ ही साथ 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों का भविष्य बन जाए। मुझे याद है कि जिस समय नेताजी की सरकार थी तो आपके जिले को मेडिकल कॉलेज मिला था। समाजवादी सरकार जब दोबारा बनी तो उस मेडिकल कॉलेज को और अच्छा किया गया। कम से कम बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएं और आसपास के गरीबों को कहीं और न जाना पड़े, इलाज यहीं मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने आपके मेडिकल कॉलेज को भी बर्बाद कर दिया। इलाज नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्सें नहीं, वार्ड बॉय नहीं, पता नहीं क्या करते रहे 5 साल। और जो गरीबों की एम्बुलेंस थी, गांव में भी अगर फोन मिलाते थे तो एम्बुलेंस वही पहुंचती थी जो समाजवादी सरकार की थी, लेकिन एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस के ड्राइवरों का भी कोई इंतजाम नहीं किया। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो कम समय में एम्बुलेंस आपके गांव में घर पर मदद करने के लिए पहुंच जाए। हमें एम्बुलेंस की संख्या बढ़ानी पड़ी तो संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे गरीब को इंतजार न करना पड़े। ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो पुलिस को दी थी, क्या आप फोन मिलाते थे, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। जो 100 नंबर व्यवस्था थी, मैं खुद देख करके आया था दुनिया के दूसरे हिस्से में। अमेरिका में जब मैंने देखा या दुनिया के दूसरे हिस्सों में मैंने देखा कि पुलिस क्यों जल्दी पहुंच जाती है, उसके लिए मैंने 100 नंबर बनवाया और उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको शामिल किया, और एक प्रोफेसर वेंकट थे, उनको मैंने अपने साथ लिया और ये 100 नंबर बनाने का काम किया कि जिससे हमारे गरीब को थाने ना आना पड़े, किसान को थाने ना आना पड़े। अगर फोन मिलाओ तो उनके पास पुलिस पहुंच जाए और पुलिस मदद करे उनकी। लेकिन जब से बाबा जी ने 100 का 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ, कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और जब 100 नंबर थी तो ठीक थी, जब से 112 हो गई, पता नहीं क्या पुलिस को भी हो गया। इस डबल इंजन सरकार में कोई चीज डबल हुई है
तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। बताओ, भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? और ये लोग जो कानून व्यवस्था के बारे में कहते हैं, कानून व्यवस्था समाजवादी आएगी तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं कि नहीं थे? हम पे एक मुकदमा हो तो बता दो आप। और अपने जीवन में जो हमारा पहला मुकदमा लगाया वो भी बाबा मुख्यमंत्री ने लगाया। वो भी कौन सा मुकदमा लगा? जब हम किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे तो कोरोना वाली धारा लगा दी हम पे भी। बताओ कैसे बाबा मुख्यमंत्री है? और उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे, कभी सोचा आपने? और इनकी सरकार तो ऐसी है, इनकी सरकार तो ऐसी है कि जहां पर एक पुलिस कप्तान आईपीएस फरार है। बताओ, फरार है कि नहीं आईपीएस? ये महोबा में था आईपीएस, और आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। और क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके गुजरात से संबंध है, इसलिए वो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया। आप जानकारी कर लेना, पता कर लेना कि वो आईपीएस इसलिए फरार है क्योंकि गुजरात से उसके संबंध हैं। और बताइए, कभी भी कोई माफिया क्रिकेट खेल सकता है? जो 25,000 इनामी हो वो बताओ क्रिकेट खेल रहा, 25,000 इनामी क्रिकेट खेल रहा। इसलिए मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, आप सूची उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी कर लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों की जान ले ली, 750 किसानों की जान ली सरकार ने। जिस समय 3 काले कानून लागू किए थे, मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि अन्न संकल्प के साथ साथ अपनी मिट्टी की भी, खेत की मिट्टी की भी कसम खाइए, क्योंकि भाजपाई अगर आ गए तो ये जमीन भी बेच देंगे और आपके खेत भी बेच देंगे। ऐसे कानून लेकर के आ जाएंगे। जो कानून आए थे 3 काले कानून लाए गए थे, उनके खिलाफ जब किसान खड़ा हो गया और लगातार संघर्ष किया, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कीलें लगवाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोल्डर लगवाए, उन्होंने पुलिस लगा दी। अगर वो ट्रैक्टर से निकलता था तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी, अगर वो ट्रैक्टर में डीजल भराने जाता था तो डीजल नहीं भरते थे। और 750 किसान शहीद हुए, और 750 किसान शहीद हुए तब जाकर के काले कानून वापस हुए। और ये काले कानून किसान के सम्मान में नहीं हुए हैं, ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ किसान भाइयों, माफ कर दोगे? मुझे खुशी है उस बात की, मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को कि वो किसान उनकी सभा में नहीं आए, खाली कुर्सियां पड़ी रहीं, कोई पहुंचा नहीं किसान। बताओ किसानों को, किसान जो शहीद हुए 750, ये सरकार को कभी माफ कर सकते हैं? इस बार किसान ने तय किया है, जैसा पहले चरण और दूसरे चरण में हुआ है, किसान ने इन्हें माफ नहीं किया है, पूरा का पूरा साफ कर दिया इस बार इनको। यहां भी सुनने में आया एक बेटी के लापता हुई 2 दिन पहले, एक बच्ची 2 दिन पहले लापता हुई। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री झांसी में सो रहे थे, ये झांसी में सो रहे थे यहीं पर, और लापता हो गई, और आज सुनने में आया कि उसकी लाश मिली है। कौन जिम्मेदार है?
अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो बाबा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कहता आंकड़े उठा लो, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है? जो हारने लगता है। इनकी भाषा देखी, कहां की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे बहन ये क्यों, मैं जानता हूं 5 साल आप लड़ती नहीं, बाबा मुख्यमंत्री से आपकी मदद नहीं की। बीएड टेट वालों की मदद समाजवादी पार्टी करेगी सरकार बनने पर। और आपने हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा कि बीएड और टेट वालों की नौकरी का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों की भी मदद कर रहे हैं, बीपीएड बीएड वालों की मदद कर रहे हैं। और जितनी भी नौकरियां रुकी पड़ी थीं, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, क्वेश्चन पेपर आउट हुए, उन सभी को परीक्षाओं को समय पर करा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम भी समाज सरकार में होगा। इसलिए किसान भाइयों, मिट्टी की कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? अगर हमें बुंदेलखंड के लिए अलग से, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है बुंदेलखंड का जो दलहन तिलहन के लिए यहां की मिट्टी भी ऐसी है कि हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों को कड़वा तेल से लेकर के और सुविधाएं दी जाएं किसानों को, तो ये पूरा का पूरा तेल की समस्या और दालों की समस्या का समाधान कर सकता है। मैंने झांसी में भी कहा, हमीरपुर में भी कहा, महोबा में भी कहा। इधर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी विदेशी लोगों की मदद कर रही है, उद्योगपतियों की मदद कर रही है, जिससे कि आपको मिलावट का तेल खाना पड़ रहा है, रिफाइंड वाला जो दूसरे देश से आ रहा है, पानी के जहाज से आता है, मिलावट कर करके आपको अच्छा प्रचार दिखा करके लोगों को बांटने का काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मैंने हमीरपुर में भी कहा, झांसी में भी कहा, ललितपुर में भी कहा, महोबा में भी कहा, और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि अगर हमें सरसों की कीमत, अगर किसानों को एमएसपी देनी पड़ी, सरसों की कीमत अच्छी देनी पड़ी तो देंगे, फसलों की एमएसपी देनी पड़ी तो देंगे, और साथ ही साथ सरसों के तेल के कारखाने को लगाने के लिए सरकार से 100, 200, 300 करोड़ भी देना पड़ेगा, तो देकर के हम अपने बुंदेलखंड के लोगों को उनकी फसल की कीमत और सरसों के तेल का कारखाना लगाने का काम करेंगे। ये क्षेत्र वो है जो तिल और तिल का तेल और सरसों के तेल के लिए बहुत ही संभावनाएं हैं। अगर यहां पर हम लोग लगा के दिखा गए तो न केवल उत्तर प्रदेश का बाजार बल्कि देश के बाजार में भी यहां का सरसों का तेल पहुंच करके हमारे किसानों की मदद होने का काम होगा। हमें अगर और भी सुविधाएं देनी पड़ी, चाहे हमें डेयरी की सुविधा देनी पड़ी, कुछ बुंदेलखंड के हिस्से में ऐसे हैं जो डैम है, तालाब है, जहां पर मछली पालन हो सकता है, अगर उसको बढ़ावा देने का काम करना पड़ा तो उसका भी देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश लगभग 2.5-3 करोड़ अंडे खाता है प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक अंडे खाए जाते हैं प्रतिदिन। अगर मुर्गी पालन का और बकरी पालन का भी काम बढ़ाना पड़ा तो इंटरेस्ट फ्री पैसा दे करके हम उसको मदद करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ, अपील करता हुआ
कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद करना। आपके मंच पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, विनोद चतुर्वेदी जी हैं, इनकी भी मदद करना। आज आखिरी दिन है चुनाव का, आखिरी दिन है चुनाव का, इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए कि विनोद चतुर्वेदी जी को जिताइए। दयाशंकर वर्मा जी पहले भी विधायक रह चुके, इनकी जिताइए। और आपके नौजवान साथी राघवेंद्र प्रताप जी हैं, इनकी भी मदद करिए। और अगर हमें विकास के लिए, आपके क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं चलानी पड़ी तो हम लोग चलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे एम्बुलेंस बढ़ानी पड़े, गरीब का इलाज करना पड़े, सरकार में इलाज कराने का काम होगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधारने के लिए, जैसे पहले समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, फिर पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग लैपटॉप दे करके उनको आगे पढ़ाई पर ले करके जाएंगे। पुलिस की व्यवस्था के लिए चाहे हमें 100 नंबर वाली गाड़ी दुगनी करनी पड़ी, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी जो भाजपा ने और बाबा जी ने कबाड़ा कर दी हैं, अगर हमें दुगनी भी करनी पड़ेंगी तो कानून व्यवस्था के लिए और गरीब को न्याय मिल जाए उसके लिए हम दुगनी गाड़ी करने का काम भी करेंगे। यहां पर खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड यही झांसी, न केवल झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी की वजह से जाना जाता है, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है कि यहां पर ध्यानचंद ने रह करके हॉकी का पूरा जो नाम दुनिया में किया है उसको कोई भूल नहीं सकता। इसलिए खेल के लिए भी अगर हमें बढ़ावा देना पड़ेगा तो खेल को लेकर के सुविधाएं देने का भी काम करना पड़ेगा, तो खेलों की सुविधा देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और आपने देखा होगा जब समाजवादी सरकार थी तो दुनिया के सबसे खराब सड़क जो कालपी से हमीरपुर थी, अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादी लोगों ने बना करके तैयार की थी। उरई जालौन वाली और जितनी सड़कें बन रही थी समाजवादियों की समय दी गई थी, आज भी ये लोग पूरी नहीं कर पाए। इससे सड़कों का भी निर्माण होगा। और बड़ा बिजली का प्लांट लग रहा था जो हम लोगों ने लगाया था, सूरज से सोलर बिजली का प्लांट जालौन में भी इसी जिले में सबसे ज्यादा लगा था। अगर भविष्य में भी हमें अपने गरीबों के लिए जहां 300 यूनिट माफ की है, अगर कुछ गांव में पूरे के पूरे गांव चाहेंगे सोलर से बिजली के लिए तो वो भी बनाने का काम करेंगे, जिससे उन्हें बिजली मिल जाए, चाहे अपनी चक्की चला लें, चाहे पानी का इंतजाम कर लें या घर की बिजली ले लें, एक भी बिल नहीं आएगा। जैसा हमने कन्नौज और बहुत सारी जगह किया था, जब देश के जो राष्ट्रपति रहे थे कलाम साहब, उन्होंने आकर के उद्घाटन किया था। अगर कुछ गांव में इस तरह की संभावनाएं होंगी तो वो भी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां किसान के सम्मान में, हम लोग किसान के सम्मान में भी कोई न कोई स्मारक बनाएंगे, वहीं शहीद स्मारक भी बनवाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके कि किसान और हमारा जवान जो सेवा कर रहा है सीमा पर, उसके लिए माधवगढ़ में शुगर मिल, जहां पर अगर संभावनाएं होंगी शुगर मिल की तो हम मदद करेंगे। लेकिन मैं जैसा कह के जा रहा हूं आपसे, यहां सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर किसी की हैं तो यहां दलहन तिलहन की है। और अगर सरकार का कारखाना लग जाए या सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा मिल जाए कि कोई कारखाना लगा दे तो शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में दलहन और तिलहन के लिए ये बुंदेलखंड जाना जाएगा। उसके लिए हमें कोई भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम खर्च कर करके बुंदेलखंड के किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी उनकी फसल के लिए, कभी कोई और भी फसल होगी मटर से लेकर के, और जो किसानों को सुविधा देनी पड़ेगी उस सुविधा देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। तो बताइए आप लोग मदद करोगे कि नहीं करोगे? माधवगढ़ वाले अभी तो जीत के दिखाओ, साइकिल चलाओगे इस बार के नहीं चलाओगे? आपने सब देख लिया, बीजेपी को देख लिया कि नहीं देख लिया? बसपा की तो सरकार बनने वाली नहीं है। कहीं बसपा की सरकार बनने वाली है बताओ? और भाजपा को देख लिया, और सरकार किसकी बनने जा रही है? आप जानकारी कर लो
पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को।